और आप इस्तीफ़ा मांग रही है अमित शाह से। पहले अपने दामन तो देख लीजिए, उसके बाद किसी और से इस्तीफ़ा मांगिए। मैं आपसे इस्तीफ़ा मांगती हूँ। मैं बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से, ममता जी से, ममता दीदी से, ममता भुआ से मैं इस्तीफ़ा मांगती हूँ। आपके ही एक किसी नेता ने, टीएमसी के एक नेता ने बोला था कि ये स्थान तो मिनी पाकिस्तान है। आप खुद बताओ, इस देश में अगर तुष्टीकरण की राजनीति शुरू हुई, अराजकता कौन फैला रहा है? ममता बनर्जी बंगाल के अंदर इतना घिनौना खेल रहे हैं। दुर्गा पूजा के लिए हमें कोर्ट से ऑर्डर लेना पड़ता है। मुझे ये भी नहीं समझ आता, आज आपको ये साबित करने की जरूरत क्यों पड़ रही है कि आपका गोत्र शांडिल्य है? आपको ये साबित, क्योंकि आज लोग मानते हैं कि आप कहीं ना कहीं हिंदू नहीं हो, आपका धर्म कुछ और है, और आज आप अपने आप को ये साबित करने के लिए आप अपने गोत्र की बात कर रहे हो। आज हमारी संस्कृति को विलुप्त करने का अगर कोई सबसे बड़ा रोल है तो वो ममता बनर्जी को है। गुनाहों की इस दलदल में वो सिर्फ गुनाहों पर गुनाह करती जा रही है। नमस्कार, आज हमारे साथ है सुमन अर्पण जी। आइए सीधा जुड़ते हैं उनसे और पूछते हैं सवाल। नमस्कार मैम, आज का सबसे बड़ा सवाल है कि पश्चिम बंगाल में जो कल हिंसा देखने को मिली चौथे चरण के चुनाव में, उसमें अब ममता बनर्जी इलेक्शन कमीशन पर ही सवाल दागती हुई दिख रही है। ममता बनर्जी का मानना है कि इलेक्शन कमीशन सिर्फ मोदी सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए काम कर रही है और उसका मोदी कोड ऑफ कंडक्ट कह देना चाहिए। तो क्या कहेंगे आप इस बारे में? तान्या जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से, परसों हमारा नव वर्ष शुरू हो रहा है, पूरे देशवासियों को उसकी बधाई देना चाहूँगी। और उसके बाद आपके सवाल का जवाब मैं दूंगी कि ममता बनर्जी यानी हमारी बहन, बुआ, आप कुछ भी कह ले, आप खुद देखिए इतने सालों से, पिछले 10 सालों में बंगाल के अंदर क्या हो रहा है। कातिल लाशों पर खड़े होकर हमें कातिल बताते हैं और हम बड़े विश्वास से उन पर यकीन करते हैं। यानी 10 साल से ममता बनर्जी बंगाल के अंदर इतना घिनौना खेल रहे हैं। जिस देश के अंदर एक मुख्यमंत्री महिला होते हुए वहाँ की एक महिला सुरक्षित नहीं है। मेरे पास लोग जुड़े हुए हैं कोलकाता से, ऑल ओवर इंडिया से लोग मुझे जुड़े हुए हैं। लोग मुझे रिक्वेस्ट करते हैं कि मैम हमारे लिए कुछ करो, हमारे धर्म को बचाओ। आज वहाँ पर दुर्गा पूजा, जो दुर्गा पूजा बंगाल की सबसे फेमस चीज़ मानी जाती थी, जो उसका संस्कृति थी, जो क्या रामकृष्ण चंद्र परमहंस की धरती थी, जो माँ काली की धरती थी, हमारे जो बड़े बड़े आइडल्स नेता, अगर हम कहें रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र जी, जो सभी बंगाल से हुए। आज हमारी संस्कृति को विलुप्त करने का अगर कोई सबसे बड़ा रोल है तो वो ममता बनर्जी को है। गुनाहों की इस दलदल में वो सिर्फ गुनाहों पर गुनाह करती जा रही है। उस देश के अंदर, जिस राज्य के अंदर, जिसकी एक सीएम, एक मुख्यमंत्री है, और एक मुख्यमंत्री एक महिला होकर महिलाओं की सुरक्षा के ऊपर कार्य नहीं कर सकती। दुर्गा पूजा के लिए हमें कोर्ट से ऑर्डर लेना पड़ता है। जहां स्कूल में पहले कभी सरस्वती पूजा हुआ करती थी, आज सरस्वती पूजा आपने बंद कर दी। आप सिर्फ माइनॉरिटीज एक्ट के ऊपर काम करती हैं क्या? मुझे ये भी नहीं समझ आता, आज आपको ये साबित करने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है कि आपका गोत्र शांडिल्य है? आपको ये साबित, क्योंकि आज लोग मानते हैं कि आप कहीं ना कहीं हिंदू नहीं हो, आपका धर्म कुछ और है, और आज आप अपने आप को ये साबित करने के लिए आप अपने गोत्र की बात कर रहे हो। मुझे ये समझ में नहीं आता, जो इंसान खुद गुनाहों की दलदल में गिरा हुआ है, पूरी तरह से घिरा गुनाहों में लिप्त है, जो क्या कहते हैं कोल जैसे माफियाओं के साथ जुड़ा हुआ है, जो कोल जैसे माफियाओं को जब कोर्ट का ऑर्डर आता है और आप उनके घर में, अपने भतीजे के घर में पहुँच जाते हो कि हाँ किसी भी तरह की स्टेटमेंट होगी तो मैं बैठी हूँ, आप उनके घर में उनको प्रोटेक्ट करने के लिए जाते हो, और आप इस देश के बारे में बात कर रहे हो, आप मोदी जी के ऊपर उंगली उठा रहे हो। कम से कम किसी देश के प्रधानमंत्री के ऊपर उंगली उठाने से पहले आपको सोचना चाहिए कि इस देश के प्रधानमंत्री की गरिमा क्या है। कम से कम अगर आप किसी के ऊपर एक उंगली उठाते हैं तो 4 उंगलियां आप पर भी उठती हैं। ममता बनर्जी का अमित शाह पर इस्तीफा मांगना। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में हिंसा को लेकर बार बार, कभी तो बोल सकते सेंट्रल फोर्सेस पर हमला करती हैं, उन पे बोलती है कि उनकी वजह से हुआ, वो लोगों को वोट नहीं करने दे, और अब इसी बात से बोलती हैं कि सेंट्रल फोर्सेस के आदेश, जो सेंट्रल फोर्सेस काम कर रही है वो अमित शाह के आदेश पर काम कर रही है, तो जो लोगों की मौत हुई वो अमित शाह उसके, और अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए। क्या कहेंगी, क्या ये बौखलाहट है या क्या है? तान्या जी, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। गुनाहगारों की बस्ती में इंसान ना ढूंढो, यहाँ हर शख्स कातिल है, इनमें ईमान ना ढूंढो। ममता बनर्जी को आज नज़र आ रहा है कि मेरा अस्तित्व, मेरा वजूद कहाँ पर है। देखिए, बंगाल में पहले 31 साल, लगभग 31-32 साल कम्युनिस्ट ने वो किया, मार्क्सवादी सरकार थी वहाँ पर। उसके बाद 10 सालों से जो तृणमूल कांग्रेस आई, जो ममता जी का खुद का ही अपना कोई एक वो नहीं है, वजूद रहा है। कभी वो भाजपा में आ जाती हैं, कभी वो कांग्रेस के साथ करती हैं, जहाँ पर भी उनको अपना प्रॉफिट नज़र आता है वो वहाँ पर जंप मार जाती है। और पिछले 10 साल से वो तृणमूल कांग्रेस की सीएम बनकर, जिसने माँ माटी मानुष का नाम दिया था, माँ मतलब माँ एक ऐसा सौम्य
निन्यानवे वर्ड जो सबके हृदय का दर्द समझता हो। वो माँ, इस देश की, बंगाल की माँ बनने की बात तो उसने की, लेकिन वहाँ पर 80-80 साल की औरतों को मृत्यु के घाट सुला दिया जाता है। उनके न्याय के लिए कभी कोई जस्टिफिकेशन नहीं होता, कभी उनके न्याय की बात नहीं होती, कभी उनके अधिकारों की बात नहीं होती, उनकी सुरक्षा की बात है। माटी, जिस माटी की हम बात करते हैं, उस माटी के अंदर आज बंगाल में दुर्गा पूजा, रामकृष्ण परमहंस की बंगाल की धरती, जहाँ पर खेला मनाया जाता था, जहाँ सिंदूर उत्सव मनाया जाता था, जहाँ दुर्गा पूजा के नाम से सारा संसार जानता था, आज उस माटी को इतना कलंकित कर दिया, आज उस माटी को आपने इतना विध्वंस कर दिया कि दुर्गा पूजा के लिए हमें पंडाल लगाने के लिए हमें उसके विसर्जन के लिए पहले कोर्ट का ऑर्डर लेकर आना पड़ता है, तब जाकर हम उस दुर्गा पूजा को कर सकते हैं। क्या वहाँ के जो 70% हिंदू हैं, क्या आप उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं कर रहे? आप सिर्फ माइनॉरिटीज़ को फ़ायदा देकर, आपके ही एक किसी नेता ने, टीएमसी के एक नेता ने बोला था कि ये स्थान तो मिनी पाकिस्तान है। आप खुद बताओ, इस देश में अगर तुष्टीकरण की राजनीति शुरू हुई, अराजकता कौन फैला रहा है? और आप इस्तीफा मांग रही है अमित शाह से। पहले अपने दामन तो देख लीजिए, उसके बाद किसी और से इस्तीफा मांगिए। मैं आपसे इस्तीफा मांगती हूँ। मैं बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से, ममता जी से, ममता दीदी से, ममता भुआ से मैं इस्तीफा मांगती हूँ कि आप खुद को देखिए कि इस देश के अंदर जब जब बीजेपी कार्य करता, आप खुद देखो, पिछले अगर हम देखें 30 साल मार्क्सवादी सरकार के रहे, 10 साल इनके रहे, तो 70 सालों में आपने बंगाल को क्या दिया? बंगाल में कितनी डेवलपमेंट हुई? आपको याद होगा जब टाटा का कार का प्रोजेक्ट आया था, तो ममता जी ने उस प्रोजेक्ट को वहाँ पर लगने से इनकार कर दिया था। वहाँ लोगों ने अपने मकान बेचे थे उस प्रोजेक्ट के लिए। क्या ममता जी को कोई फ़र्क पड़ा? वहाँ पर कट मनी कल्चर, सिंडिकेट, कितनी सारी बुराइयाँ, मतलब कोई भी जो मोदी जी की योजना है वहाँ पर लागू ही होने नहीं दी जाती। और उस योजना पर भी ममता सरकार कहती है कि पहले वो योजना मेरे सेंट्रल गवर्नमेंट के उसमें आएगी, यानी मैं अपनी कट मनी कल्चर का हिस्सा रखूँगी, उसके बाद वो लोगों तक सुविधाएं पहुँचेंगी। तो आप दुनिया को क्या दे रहे हो? आप समाज के अंदर आप एक सफ़ेद साड़ी पहनकर एक आइडल वुमेन बनने की कोशिश तो करते हो, आप दिखा तो रहे हो कि मैं सीधी सादी हूँ, परंतु इसके पीछे कितने गुनाहों के जो राज छिपे हैं वो कौन बताएगा? आपने जो ममता बनर्जी की बात की अभी कि ममता बनर्जी सीधी से दिखाती हैं और कचमनी की बात आएगी, ममता बनर्जी ये भी बोलती है कि मुझे लोगों के दर्द बांटने से कोई नहीं रोक सकता, मैं लोगों का दर्द समझती हूं। तो क्या कहेंगे जो टीएमसी गुंडा राज करते हैं, लोगों को मारते? टीएमसी के नेता ये कहते हैं कि जो बीजेपी को सपोर्ट करेगा और उनको मौत के घाट उतार देते, जहां से अभी भी घटना आई है कि पीट पीट कर पुलिस कर्मचारियों को मार दिया जाता है। क्या कहेंगे उस बारे में? देखिए, लोगों की मौत पर राजनीति करना ममता बनर्जी जी को बहुत अच्छे तरह से आता है। आप भूल गए कि देखिए, भाजपा यहाँ पर कभी भी नहीं थी। भाजपा सिर्फ बंगाल की जनता से एक मौका मांग रही है। वो कह रही है कि इतने सालों तक, 30 साल तक आपकी सेवा मार्क्सवादी ने की, कम्युनिस्टों ने की, उसके बाद बंगाल में ममता जी ने आपकी सेवा की। एक मौका, आज परिवर्तन का मौका हम लोग मांग रहे हैं। बीजेपी सरकार, जो बीजेपी गवर्नमेंट है, वो आपसे एक परिवर्तन का मौका मांग रही है। देखिए, बीजेपी ने जब जब अपने मैनिफेस्टो में जो जो लिखा है उसको प्रूव करके दिखाया है। और आप खुद देखिए, मैनिफेस्टो में आपको इसी बात करती हूँ, अगर आप देखिए 3 तलाक का मुद्दा बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में लिखा था, राम मंदिर का मुद्दा उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लिखा था। उन्होंने कभी भी इस बात को नहीं कहा कि अल्पसंख्यकवाद को हम प्रायोरिटी देंगे या हम हिंदुओं को प्रायोरिटी देंगे, लेकिन यहाँ पर तो खुलेआम चैलेंज किया जा रहा है कि मुसलमानों तुम एक हो जाओ। मैं ये पूछती हूँ कि भारत के चुनाव आयोग पर, जो कि चुनाव आयोग हमेशा फ्री एंड फेयर होता है, वो भारतीय संविधान के अंदर होता है, ना तो किसी स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आता है, ना ही किसी सेंट्रल गवर्नमेंट के आता है। और आप सीआरपीएफ के जवानों पर, पैरामिलिट्री के जवानों पर आरोप लगा रही हैं। मुझे समझ में ही नहीं आता आप किस आधार पर आरोप लगाने का कोई आधार तो होगा, कोई तथ्य तो होंगे। एक सीएम, मुझे ये समझ में नहीं आता, जो औरत 10 साल तक सीएम रही है, उसके पास सारी की सारी डिटेल्स होती हैं, सारे के सारे प्रूफ्स होते हैं, एविडेंस होते हैं कि कौन सी गवर्नमेंट को कहाँ कैसे काम करना है, चुनाव आयोग कैसे काम करता है, और आप चुनाव आयोग पर उंगली उठा रहे हैं। अभी आप देखिए, केरल में एक ऐसी घटना हुई जहाँ बीजेपी के कार्यकर्ता ने कुछ गलत किया और उनको 2 दिन के लिए पनिशमेंट मिली। ये आप सभी ने देखा होगा कि केरल में ही उनका, और उसके बाद जब उस इंसान ने वो प्लीड गिल्टी, उसने एक्सेप्ट कर ली कि आई एम प्लीड गिल्टी, और अपनी गलती मानी, लिखित में माफ़ीनामा दिया, तो शायद उसकी सज़ा 2 दिन से कुछ कम भी कर दी गई। तो ये चुनाव आयोग के विवेक पर डिपेंड करता है कि वो किसके साथ क्या जस्टिस करेगा और क्या नहीं करेगा। लेकिन चुनाव आयोग पर उंगली उठाने का हक किसी को भी नहीं है, चाहे आप सीएम हो, चाहे आप एमएलए हो, या कोई भी नेता हो। इस तरह से आपको किसी भी ने अधिकार नहीं दिया कि आप किसी पर भी आरोप लगा सकें।
आपने आरोपों की बात की, तो ममता बनर्जी की अगर बात की जाए तो ममता बनर्जी तथ्यों के नाम पर तो बात कर नहीं रही है। चौथे चरण के 4 चरण के चुनाव हो चुके, 4 चरण के चुनाव अभी पश्चिम बंगाल में बचे हुए हैं, जिसमें अगर बात की जाए तो उनके चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर का एक ऑडियो टेप बहुत वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने खुद मान लिया है कि मोदी जी में भगवान दिखते हैं, बीजेपी बहुत ज्यादा परचम लहराएगी, और उन्होंने कहा कि जो उनकी जमीनी बोल सकते हैं, जो जमीनी स्तर पे टीएमसी थी, अब वो पूरी तरीके से कुर्सी जाते हुए दिख रही है। तो ये बौखलाहट का कारण है ममता बनर्जी के क्या, कि ममता बनर्जी कुछ भी बोल रही है जो उनके मन में आ रहा है, कभी भी किसी पर भी ठीकरा फोड़ रही है अपनी हार का। देखिए, प्रशांत किशोर जी का जो वीडियो वायरल हुआ है, सांच को आज की ज़रूरत नहीं होती या सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, या हम खुद ही देखते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पिछले कुछ सालों से जो काम कर रही है वो जनता देख रही है, और बंगाल में वो पहली बार उतर कर आ रही है। और बंगाल में उन्होंने जो जो कमिटमेंट्स किए हैं सोनार बंगला के नाम पर, जो गरीबों के लिए उन्होंने जो विकास की योजनाएँ बनाई, जो महिला की शिक्षा की बात की है, जो शिक्षा से सुरक्षा की और चलने की बातें की हैं, तो जो जो चीज़ें बीजेपी गवर्नमेंट अपने मैनिफेस्टो में की हैं, तो बंगाल की जनता आज देख चुकी है कि पिछले 10 सालों में जो ममता बनर्जी के जो मैनिफेस्टो थे, जो उनके संकल्प पत्र थे, उन्होंने बड़े बड़े वादे तो किए, बड़ी बड़ी सुरक्षा की बातें तो की, लेकिन जनता को वो सुविधाएं मुहैया नहीं कराई गई, बल्कि एक माइनॉरिटी एक्ट के पीछे, एक दल के पीछे, दल विशेष के पीछे वो भागती रही, जिसे हम विशेष किसी अल्पसंख्यक दल के पीछे भागती रही, या विशेष संप्रदाय उनकी प्रायोरिटी पर रहा। और यहाँ पर हम देखेंगे कि जो हमारी ओबीसी की जो पार्टी आ गई है, उसका भी बहुत बड़ा रोल रहेगा इस बार बंगाल के चुनाव में। और प्रशांत जी ने तो अब खुद से ही सारा का सारा दूध का दूध और पानी का पानी कर ही दिया है, क्योंकि जो जनता है, देखिए, जनता आपके कार्य पर आपको वोट देती है, जो जनता आपको तख्त पर बिठाती है वो तख्त से आपको उतार भी सकती है। तो आज जो बंगाल की जनता है, 10 सालों तक उन्होंने ममता बनर्जी का काम देखा है, उन्होंने देखा है कि किस तरह से कट मनी कल्चर डेवलप हुई, उन्होंने देखा है कि किस तरह से कोल माफिया डेवलप हो रहा है। तो बंगाल की जनता जहाँ भूखों मर रही है, जहाँ उनके धर्म, देखिए, एक चीज़ मैं आपको बताऊं तान्या जी, एक फेस्टिवल सीज़न आता है हम लोगों का, इंसान ज़िंदगी में कभी भी कितना भी टायर्ड हो, कितना भी परेशानी हो, तो उसकी लाइफ को रिसाइकल करते हैं, चीयरफुल करते हैं उसके फेस्टिवल्स। जब, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बंगाल की जो आबादी है 70% से ज़्यादा हिंदुओं की आबादी है, तो जो उनके फेस्टिवल्स के टाइम आप उनके ऊपर इस तरह की रोक लगा देते हैं, और आप घुसपैठियों को तो आप अलाउ कर रहे हैं, उनके त्योहारों का आप अलाउ करें, क्योंकि घुसपैठिए, जब आप इस देश के अंदर घुसपैठिए जोड़ेंगे तो वो आपके वोट बैंक्स बनेंगे। उन लोगों के घर जलाए जा रहे हैं, वो मैंने खुद ऐसी बहुत सारी वीडियो देखी थी कि जहाँ पर हिंदुओं के घरों को जला दिया गया था। आज हिंदू वहाँ पर सुरक्षित नहीं है, और घुसपैठियों को बुला बुलाकर उनके अधिकारों की बात की जा रही है। तो ये कैसी रणनीति है सिर्फ, और दूसरी तरफ से आप सीए और एनआरसी का विरोध करते हैं। अगर आप घुसपैठियों को बुला रहे हैं तो आप फिर उन लोगों के बारे में क्यों नहीं सोचती, उन हिंदुओं के बारे में क्यों नहीं सोचती, उन बौद्धों के बारे में क्यों नहीं सोचती, जो हमारा हिस्सा होते हुए भी इतने सालों तक भारत का हिस्सा नहीं बन पाए। उनके लिए आपके पास कोई रूल्स और रेगुलेशंस नहीं है। जैसे कि अभी आपने कल देखा होगा कि कल एक पुलिस वाले की हत्या हो गई, उसकी मौत में भी राजनीति हो रही, उसकी मौत का, उसका परिवार का, उसके परिवार का दर्द किसी को नहीं दिखा, उसकी राजनीति, उसकी मौत पे राजनीति की रोटियां सेकने के लिए सभी लोग आ गए। तो जो ये रेशो है कहीं ना कहीं वो भी काम करेगा। लेकिन जो सरकार है, मैं उम्मीद करती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी और बंगाल को फिर से सोनार बंगला की तरफ लेकर चलेंगे हम। बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए।